ओके। डन। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उदय प्रताप, दर्पण, स्वाभाविक। गुड मॉर्निंग प्रतिभा। गुड मॉर्निंग शुभम पांडे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौम्या। गुड मॉर्निंग दूजा। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन ना इम्यूनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ाएगा, क्योंकि सब कुछ समराइज करके रखा हुआ है। कैसे सभी फंक्शन आते हैं, सबको एक साथ रखा हुआ है ना। कैसे अपोप्टोसिस परफॉर्म होती है, कैसे पैथोजन को एलिमिनेट कराया जाता है, कैसे ट्यूमर सेल्स को एलिमिनेट कराया जाता है, कैसे नॉर्मल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट कराया जाता है। हम उन सभी के बारे में एक साथ बात करने वाले, सब कुछ समराइज वे में बात करने वाले, और कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले, जिनसे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है डीबीटी और सीएसआईआर में क्वेश्चन आने की। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं, 2-3 बार लगातार सीएसआईआर ने पूछ लिया। जो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता उसने भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया एक ही पैटर्न पर। तो कुछ तो पार्ट ऐसे भी हैं यहां पर, है ना। गुड मॉर्निंग। हाँ, गेट के लिए भी है इम्यूनोलॉजी, तो गेट सीएसआईआर डीबीटी सबके लिए होती ना। चाहे गेट बीटी हो चाहे गेट एक्सेल हो, दोनों जगह पे इम्यूनोलॉजी तो अच्छी खासी आती है ना। गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करो ज्योति। चाहे सीएसआईआर ज्वाइन करना हो, गेट ज्वाइन करना हो, या लास्ट टाइम डीबीटी को अच्छे से तैयार करना हो, तीनों के बैच अवेलेबल है। सीएसआईआर की अगर बात करें तो अगर तुम्हें जून की तैयारी करनी है, स्पेसिफिकली जून पे टारगेट है, और कुछ स्पेसिफिक यूनिट को टारगेट करना है या उन्हें रिवाइज करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच है। कौन सा? 3 मंथ के लिए, जो 2999 में अवेलेबल है। वहीं 6000 में जो लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर के लिए अच्छे से जाना, जो लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 7999 का 6 मंथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अच्छे से और अच्छे से बेसिकली जून के लिए जाना चाह रहे हैं, दिसंबर के लिए जाना चाह रहे हैं, उन्हें डाउट है, तो वो लोग 1 साल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं 16,000 का। ठीक है भाई, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो केवल टीपीपी लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फुल लेंथ टेस्ट देके यूनिट टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो भाई कितनी अच्छी हुई है और कितना अभी करने की जरूरत है। तो केवल टीपीपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को डीवीटी के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है, एक बार क्विक रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ और क्या करना है, उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, तो वो लोग हमारा 1500 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मंथ के लिए, और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और गेट के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, गेट के लिए स्पेसिफिकली 1 ईयर का बैच है। चाहे गेट ई बाइक की बात करें, एक्सेल की बात करें, बीटी की बात करें, 1 साल का बैच है जो 12,000 रुपए में मिलने वाला है। इसमें टीपीपी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक साथ मिलने वाला है, सब कुछ एक ही पैकेज में मिलने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। भाई उदय प्रताप, पहली बात तो 29,000 नहीं है, 2,000 है, 2,999 है, और उसमें क्या ही डिस्काउंट चाहोगे भाई? हाँ? ठीक है ना उदय प्रताप, 2,999 में क्या ही डिस्काउंट चाहोगे? एक टाइम हुआ करता था जब 18-20 हजार फीस हुआ करती थी, तब लोग बोलते भी डिस्काउंट, तब अच्छा भी लगता था। अब क्या ही 10%, 5% में क्या ही हो जाएगा उसमें? वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है। वही बोल रहा हूं उदय प्रताप, उसमें क्या ही डिस्काउंट चाहते हो यार? हाँ, इससे कम अभी तक तुमने सीएसआई की फी नहीं देखी होगी, इससे मिनिमम अभी तक मैंने नहीं देखी सीएसआई की फी।
तुम लोगों की तो बात ही छोड़ दे, है ना। ठीक है भाई। और जो सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमपी सेट हो, चाहे महाराष्ट्र सेट हो, चाहे आरजे सेट हो, राजस्थान सेट हो, उनके लिए टीपीपी अवेलेबल है। जो लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं 599 में, और अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, यूनिट टेस्ट देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं और देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कि किस लेवल तक पहुंच चुकी है और क्या और तैयार करने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं भाई, बस कॉल कर लो, नीचे दिए जो नंबर चल रहा है 99 वाला करके, उस पर कॉल कर लो, मैम बता देंगी कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी वैसे सीधे से जाना है क्या, गूगल प्ले स्टोर पे टीएलएस का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर परचेज कर लेना है। सिर्फ सिंपल से स्टेप है, फॉलो करके हुए परचेज कर लेना है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लो, मैम बता देंगी कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, हाँ। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए भाई। आज हम इफेक्टर सेल्स के बारे में बात करने वाले, इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में बात करने वाले। पता है तुम लोगों को जो फिगर लगा हुआ है ये क्या बोलता है? ये पिक्चर जो लगी हुई है इफेक्टर रिस्पॉन्स के नीचे, इसे क्या बोलते हैं पता है? क्यों भाई? जो पिक्चर ये नीचे लगी हुई अच्छी सी बढ़िया सी दिख रही होगी ना, बहुत अच्छी कलरफुल पिक्चर जो दिख रही होगी, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? नहीं पता ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं पता। इसे बोलते किस ऑफ डेथ। क्या बोलते? किस ऑफ डेथ। अभी आगे बात करने वाला हूं इसका क्या मतलब है। ओके, स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये जाकर उस सेल्स को टच करती है, उस सेल्स पे अटैच होती जाके उसको उसके साथ चिपक जाती है जिसमें इन्फेक्शंस होते हैं या जो कैंसरस सेल्स होती हैं या जिनके अंदर वायरस सर्वाइव कर रहा होता है, जो फुली इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाँ। और बेसिकली टीसी सेल्स, ना कि टीएस सेल्स, टीसी सेल्स। हम टीसी सेल्स के अटैचमेंट को ही बोल रहे होते हैं। हाँ, आगे बात करने वाला हूं। नाम से तो सुना है ना? हाँ, बस इसी को बोलते हैं किस ऑफ डेथ। चलो आगे बात करते हैं। तो अगर हम इफेक्टर रिस्पांस की बात करें, इफेक्टर रिस्पांस बेसिकली दो तरह का देखने को मिलता है, एक सेल मीडिएटेड होता है और एक ह्यूमरल होता है। ह्यूमरल का मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट और दूसरा सेल मीडिएटेड। तो जो इफेक्टर रिस्पांस है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेल मीडिएटेड जिसमें सेल इंवॉल्व हो रही है, दूसरा ह्यूमरल रिस्पांस। याद रखना दोनों मिल के कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। हम डिवाइड तो अलग अलग कर देते हैं लेकिन दोनों मिल के एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मतलब जो ह्यूमरल रिस्पांस है, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस है, उनके लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है ना, बी सेल्स बनाएगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगा। इसके साथ साथ एपीसी जब टीएस सेल्स को एक्टिवेट कराएगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगा। और इसी तरह से अगर एंटीबॉडी बन गया तो एक्टिवेट किसे कराने जाएगा? मल्टीपल टाइप की सेल्स को फैगोसाइटोसिस इनहेंस कराने जाएगा। तो दोनों काम हमें एक कोऑर्डिनेट वे में देखने को मिलता है ना भाई। तो सेल मीडिएटेड देख जरूर रहे हैं अलग अलग, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल, लेकिन दोनों मिलके काम करते हैं पैथोजन को एलिमिनेट कराने में। कैमलिया डिलीट क्या कर रही हो? हाँ, कोई सजा थोड़ी ना हो जाएगी यहां पर कुछ गलत लिख दोगे अगर तुम, है? हाँ, ये भी होता है। तो सीधी सी बात क्या, इफेक्टर रिस्पांस दो तरह का देखने को मिलेगा, दो तरह में डिवाइड कर सकते, दो टाइप में डिवाइड कर सकते। किस किस में? सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल रिस्पांस। और दोनों मिलके, चाहे ह्यूमरल्स हो या सेल मीडिएटेड रिस्पांस, दोनों मिलके इम्यून सिस्टम ऑल्सो कोऑपरेट इफेक्टिवली। दोनों कोऑपरेट करते, दोनों साथ मिलके काम करते हैं, कोई अकेले के लिए नहीं भागता। डन? इतनी बात क्लियर है? तो रिस्पांस दो तरह का, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल। और अगर दोनों को मतलब दोनों एक साथ मिलके ही पैथोजन को एलिमिनेट कराते हैं। अगर हम ह्यूमरल रिस्पांस की बात करें, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस की बात करें, तो हमें चार कैटेगरीज में देखने को मिलता है ह्यूमरल रिस्पांस। ह्यूमरल रिस्पांस चार कैटेगरीज कौन कौन सी? पहली कैटेगरी
कि जो तुम्हारी एंटीबॉडी है, जो तुमने एंटीबॉडी बना रखी है अपने बॉडी में, है ना, ब्लड सर्कुलेशन में, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं, ठीक है, सीरम में जो एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं? वो जाके डायरेक्ट वायरस या टॉक्सिन से बाइंड करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पहला फंक्शन, पहले तरह का फंक्शन क्या देखने को मिलेगा कि अगर एंटीबॉडी है और तुम्हारी बॉडी में वायरस जा रहा है तो वायरस से जाके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा या वायरस की टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। किसी को एग्जांपल याद है जिसका पढ़ाओ कि टॉक्सिन न्यूट्रलाइज किया जाता है, वायरस सीधे से न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता या पैथोजन डायरेक्टली न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, केवल टॉक्सिन से इनका न्यूट्रलाइज किया जाता है। किसी को याद है? कोई एग्जांपल याद है? बोलो भाई, किसी को एग्जांपल याद है? किसी को एग्जांपल याद है जिसमें टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज किया जाता हो, डायरेक्टली पैथोजन को इनिशियली न्यूट्रलाइज ना किया जाता हो? नहीं पता? नहीं पता ना? वो तो ठीक है, इम्यूनोटॉक्सिन्स, लेकिन हम किन की बात कर रहे हैं? हम बेसिकली बात कर रहे हैं, याद होगा तुम लोगों को, जब भी हम वैक्सीन में बात करने जाते हैं और टिटनेस की वैक्सीन की बात करते हैं तो बोलते हैं जो वैक्सीन होती है वो टॉक्साइड होती है, टॉक्साइड के अगेंस्ट होती है। वो क्या करती है? जो पैथोजन है उसकी टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है। याद है कि नाम सुना या नहीं सुना? जो टिटनेस की वैक्सीन है वो बेसिकली किसको न्यूट्रलाइज करती है? टॉक्सिन्स को, ना कि डायरेक्टली पैथोजन को। पैथोजन तो बाद में हो ही जाता है, याद है? हाँ, ठीक है। तो पहले तरह का फंक्शन वायरस हो या कोई पैथोजन हो या टॉक्सिन हो, उनसे जाके न्यूट्रलाइज कर देना और प्रिवेंट करना। अगर वायरस से बाइंड कर रहा है तो उसे प्रिवेंट करेगा किससे? पैथोजेनिक होस्ट से बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। अगर वायरस, नॉर्मली तुम्हें पता ही हुआ वायरस क्या होता है, इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर जाके सर्वाइव करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई उनके ऊपर, सेल के ऊपर कोई ना कोई रिसेप्टर उनका पाया जाता है और उससे जाके वो चिपक जाते हैं। तो ये क्या करता है? जिस रिसेप्टर के थ्रू वायरस चिपकता है उसी रिसेप्टर पे एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। इससे होता क्या है कि वो वायरस सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। तो कुल मिला के एंटीबॉडी क्या करेगी? वायरस पे जाके, वायरस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी, लिगेंड पे जाके बाइंड कर जाएगी ताकि नॉर्मल सेल के साथ उसका फ्यूजन ना हो पाए। दूसरे तरह का फंक्शन ये क्या करेगी? ऑप्सोनाइजेशन को बढ़ा देगी, ऑप्सोनाइजेशन को इनहेंस करा देगी, मतलब फैगोसाइटोसिस बहुत तेजी से होने लगेगा। तो एंटीबॉडी पहले क्या काम करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, फिर फैगोसाइटोसिस बढ़ाएगा, इसके साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स्ड कराएगा ताकि पैथोजन की डेथ करवा पाए। और इसके साथ साथ एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा बाय द एनके सेल्स। चार तरह से फंक्शन करेगा, चार तरह से फंक्शन करेगा। कौन कौन से? पहला, न्यूट्रलाइज करेगा पैथोजन या टॉक्साइड को डायरेक्टली। दूसरा, फैगोसाइटोसिस इनहेंस करेगा। तीसरा क्या काम करेगा? ट्यूमर सेल्स पे जाके सीधे से क्या कराएगा, या इंफेक्टेड सेल्स पे जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स कराएगा बाय द क्लासिकल पाथवे। याद होगा क्लासिकल पाथवे में आईजीएम और आईजीजी का रोल होता है। और इसके साथ साथ एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा बाय द हेल्प ऑफ एनके सेल्स। डन। तो एंटीबॉडी इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, चार तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी? इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी? क्यों भाई? इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी? जूम कर दूं, जूम कर दूं? इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी? क्यों भाई? नोट कर लो भाई, डीवीटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सीधे से मार्क्स देके जाएगा। डन? डन? गुड, ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन की बेसिकली बात करें तो तुम लोगों को पता होगा जो कोविड मतलब एचआईवी वायरस है, वो बेसिकली उसके ऊपर एक GB120 प्रोटीन्स पाई जाती है जो कि CD4 से बाइंड करती जाके, और वो दोनों जब फ्यूज करते हैं या बाइंड करते हैं तब एचआईवी वायरस टीएस सेल्स के अंदर जाके उसे इन्फेक्ट करवा देता है। तो नॉर्मली फंक्शन क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी में एचआईवी वायरस आता है वो क्या करता है? वो अपने ऊपर एक प्रोटीन GB120 एक्सप्रेस करा रहा होता है और वो जाके CD4 से बाइंड कर जाता है, इसके थ्रू उसका फ्यूजन टीएस सेल्स में हो जाता है। अगर कोई एंटीबॉडी यहां पर आके बाइंड कर जाए तो इसका फ्यूजन प्रिवेंटेड हो जाएगा, इसका फ्यूजन नहीं हो पाएगा टीएस सेल्स के साथ, तो हम इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे।
क्यों भाई, अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पाई जा रही है किसके अगेंस्ट, GB120 के अगेंस्ट पाई जा रही है, और हमारे बॉडी में क्या पहुंच गया, HIV पहुंच गया, तो HIV से जाके बाइंड कर जाएगी एंटीबॉडी, HIV की इस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगी, और इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और इसकी फ्यूजन को प्रिवेंट करा दिया जाएगा। दैट्स वाई हम इन्फेक्टेड होने से बच जाएंगे। दूसरी तरह जैसे इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसमें पाया जाता है हीमग्लूटिनिन। हीमग्लूटिनिन एपिथेलियल सेल्स पर शुगर मॉडिफाइड मॉइटीज से बाइंड करता है। अगर हम हीमग्लूटिनिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दें तो ये क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंजा भी हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के न्यूट्रलाइजेशन क्या, हम पैथोजन के उस रिसेप्टर को टारगेट करते जो फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या उस लिगेंड पर टारगेट करते हैं जो फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ताकि वो सेल्स हमारी सेल से जाके फ्यूज ना हो जाए और अपना जीनोम हमारी सेल्स में इंसर्ट ना करते। बात क्लियर हो रही है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, हम पैथोजन के उस रिसेप्टर या उस लिगेंड को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे लिए या हमारी सेल्स के लिए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था और फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। डन। तो एंटीबॉडी दैट बाइंड सच प्रोटीन्स आर पर्टिकुलरली पोटेंट टू इफेक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैन प्रिवेंट अ पैथोजन फ्रॉम एवर इनिशिएटिंग एन इन्फेक्शन। तो अगर हम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लें, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लें, तो पैथोजन हमारी बॉडी में पैथोजेनेसिटी इनिशिएट ही नहीं कर पाएगा, और पैथोजेनेसिटी इनिशिएट नहीं होगा तो हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे। डन डन। तो न्यूट्रलाइजेशन ऐसे करवाते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा, नॉर्मली तुम लोगों को पता होगा कि फैगोसाइटोसिस के लिए दो तरह के रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शायद ना सुना हो, अभी सुन लो। क्या कि जो फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं उनके पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। एक, उनके ऊपर TLRs पाए जाते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर, और भी कई तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। कुल मिला के डायरेक्टली TLR क्या करता है, डायरेक्टली पैथोजन से इंटरेक्ट कर पाता है, वो एक स्पेसिफिक लिगेंड को रिकॉग्नाइज करके पैथोजेनेसिटी पहचान पाता है, पैथोजन को पहचान पाता है। तो TLR पाए जाते हैं, इसके साथ साथ इसके ऊपर FC रिसेप्टर पाए जाते हैं। मतलब दो तरह के रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, एक वो रिसेप्टर जो पैथोजन से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाते हैं, और दूसरे वो रिसेप्टर जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होते हैं। FC रिसेप्टर जो है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, क्योंकि एंटीबॉडी का FC रीजन जब यहां बाइंड करेगा तभी तो फैगोसाइटोसिस होगी। तो फैगोसाइटोसिस के लिए दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक FC डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे होते हैं डायरेक्ट, जिनमें TLR आते हैं, और वो पैथोजन को डायरेक्टली इंड्यूस करवा लेते हैं या फैगोसाइटोसिस करवा लेते हैं। तो दो तरह की हमें फैगोसाइटोसिस या दो रिसेप्टर के बेसिस पे दो तरह की फैगोसाइटोसिस देखने को मिल सकती है। एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट जहां पर एंटीबॉडी एज अ ऑप्शन काम कर रहा होगा, दूसरा डायरेक्टली। याद रखना डायरेक्टली की स्पीड बहुत कम होती है इन कंपेयर टू द एंटीबॉडी डिपेंडेंट। लगभग 4000 गुना ज्यादा एंटीबॉडी डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस तेज होती है इन कंपेयर टू द नॉर्मल। बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर फैगोसाइटोसिस के लिए दो तरह के रिसेप्टर, दे कैन बाइंड देम डायरेक्टली यूजिंग इनेट रिसेप्टर, दूसरा दे कैन बाइंड एंटीजन बाउंड इन इम्यून कॉम्प्लेक्स विद एंटीबॉडी वाया FC रिसेप्टर। डन। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी बात क्लियर है। तो फैगोसाइटोसिस के लिए दो तरह के रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सा, पहला जो डायरेक्टली एंटीजन से इंटरेक्ट कर पाए, और दूसरा वो जो FC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो, एंटीबॉडी पर बाइंड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके फैगोसाइटोसिस कर रहा हो। डन। तो चाहे हम मैक्रोफेजेस की बात करें, चाहे हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, उन सभी पे ये दोनों तरह के रिसेप्टर पाए जा रहे होते हैं। जो भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, तुम लोगों को पता होगा कि कई सारे टाइप की बॉडी में हमारी सेल्स होती है जो फैगोसाइटोसिस के लिए ही बनी है, जैसे मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स, इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, ये सभी ऐसी सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और इनके ऊपर ही दोनों तरह के रिसेप्टर एक टाइम पर पाए जा रहे होते हैं, जो डायरेक्टली एंटीजन से इंटरेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बाय द एंटीबॉडी भी एंटीजन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वाला नहीं है। नॉर्मल वाले का मतलब क्या, गुड मॉर्निंग मधु। नॉर्मल वाले का मतलब क्या भाई, अगर तुमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि कुछ सेल्स के ऊपर TLR पाए जाते हैं, और TLR क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के लिगेंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे अगर कोई हमारे बॉडी में LPS आ जाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाए, उसके ऊपर LPS पाया जाता है, लिपोपॉलीसैकेराइड, तो उसे रिकॉग्नाइज कौन करता है, TLR4।
ठीक। TLR4 बी सेल्स पे भी पाया जाता है और मल्टीपल इनेट सेल्स पे भी पाया जाता है। अब कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गया तो TLR4 उसे रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर जाएगा ना भाई। अगर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ रहा है उसके ऊपर LPS होता है, मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, तो वैसे जैसे ही आएगा वैसे TLR4 रिकॉग्नाइज करेगा और उसकी फैगोसाइटोसिस इनहेंस हो जाएगी। तो यहां पर एंटीबॉडी जरूरत नहीं थी, यहां पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, दैट्स व्हाई नॉर्मल वाला बोल रहा हूं। यहां पर एंटीबॉडी ने कोई रोल नहीं प्ले किया, यहां पर TLR का और सीधे सीधे से पैथोजन का इंटरेक्शन हुआ, यहां कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अगर ये पैथोजन आया था उससे पहले आके एंटीबॉडी बाइंड करती, एंटीबॉडी बाइंड करने के बाद एंटीबॉडी यहां आके बाइंड करती, तो वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो जाता। क्या बेसोफिल्स फैगोसाइटोस नहीं करते चाचा, हम फैगोसाइटोटिक सेल्स की बात करें। बेसोफिल्स और मास सेल्स फंक्शन करते हैं डीग्रेनुलेशन के थ्रू, लेकिन न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स जो ग्रेनुलोसाइट्स का ही पार्ट है वो क्या कर लेते हैं, फैगोसाइटोस भी कर लेते हैं और डीग्रेनुलेशन भी करते हैं। ठीक है, डन। चलो भाई आगे बात करते हैं। याद रखना एडीसीसी में क्या होता है, बेसिकली एंटीबॉडी जाती है एंटीजन से बाइंड करती है और वो एंटीबॉडी जाके किस पे बाइंड कर जाती है, एनके सेल से बाइंड कर जाती है और वहां पर साइटोटॉक्सिसिटी होती है और उस सेल्स की जो जिस सेल्स पे एंटीजन था, जिसमें एंटीजन था, उसकी एपोप्टोसिस इंश्योर की जाती है। तो कुल मिला के नॉर्मल प्रोसेस यही है। और एक काम जो हमेशा याद रखोगे, क्या याद रखोगे, कि जो एडीसीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर होता है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल FC गामा R3 करता है और इसमें जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी रोल प्ले करती है वो IgG1। याद रहेगा, एडीसीसी क्या है, एडीसीसी बस अगर कोई पैथोजन से इंफेक्टेड सेल्स है उस पे जाके एंटीबॉडी बाइंड की, मान लिया कौन सी बाइंड कर गई, IgG1 जाके बाइंड कर गई। IgG1 जाके अब कहां बाइंड करेगी, एनके सेल्स के ऊपर। एनके सेल्स के ऊपर क्या पाया जा रहा है, FC गामा R3 पाया जा रहा है और जब इनका इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, इस सेल्स में सिग्नलिंग कैस्केड्स एक्टिवेट होंगे और सिग्नलिंग कैस्केड्स के थ्रू इसके अंदर जो कंटेंट था वो बाहर आएगा और इस सेल्स की जिस पे वायरस इन्फेक्टेड था या नॉर्मल ट्यूमर इन्फेक्टेड थे उस सेल्स की एपोप्टोसिस इंश्योर हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी की हेल्प से ही साइटोटॉक्सिसिटी रिलीज हुई और इस जो इन्फेक्टेड सेल्स की उसकी एपोप्टोसिस इंश्योर हुई। तो यहां से केवल 2 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से, यहां पर सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो IgG1 का होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर कौन सा होता है, FC गामा R3। याद रहेगा, याद रहेगा, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। श्रद्धा चतुर्वेदी, थोड़ी दया बनाए रखो। हाँ, ई का मतलब हमेशा एंटीजन ही नहीं होता, कभी कभी एंटीबॉडी भी हो जाता है। हाँ, ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स है। डन। तो एंटीबॉडी कैन रिक्रूट द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल साइटोटॉक्सिक सेल्स इंक्लूडिंग एनके सेल्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। और यहां पर बेसिकली हम एनके सेल्स को ही टारगेट कर रहे होते हैं, एनके सेल्स के फंक्शन को ही देख रहे होते हैं। यहां पर भाई न्यूट्रोफिल्स का भी फंक्शन हो सकता है, यहां पर ग्रेनुलोसाइट्स का भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम किसको देख रहे होते हैं, एनके सेल्स डिपेंडेंसी वाली ही देख रहे होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा टाइपिंग एरर हो गया, ओके ओके कोई बात नहीं, चलता रहता है। सेल मीडिएटेड इफेक्टर रिस्पॉन्स। अब सेल मीडिएटेड इफेक्टर रिस्पॉन्स हमने एंटीबॉडी वाला तो देख लिया, एंटीबॉडी कैसे कैसे काम करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, वो फैगोसाइटोस करता है, वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कराता है। याद हमने लास्ट टाइम पॉइंटर लिया था कॉम्प्लीमेंट वाला, वो वहां पर बता दिया था, क्लासिकल बात में बताया था ना, जिसमें IgM और IgG का रोल हुआ करता था। इसके साथ साथ यहां पर और क्या काम कर सकता है, एडीसीसी भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये 4 तरह से एंटीबॉडी मतलब अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम सेल्स की बात करें तो यहां पर जो सेल्स हैं जो किसी भी एंटीजन को या किसी भी इन्फेक्टेड सेल की एपोप्टोसिस को इंश्योर करते हैं, वो बेसिकली 3 तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं, जो जिनका सबसे ज्यादा रोल है वो कौन कौन सी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, NKT सेल्स और NK सेल्स।
ये क्या है, इफेक्टर ऑल इंड्यूस सेल डेथ बाय ट्रिगरिंग अपोप्टोसिस इन देयर टारगेट सेल्स। तो ये क्या करती हैं, बस अपने टारगेट सेल्स की अपोप्टोसिस इंश्योर करवाते हैं। मतलब किसी भी, अगर कोई भी इन्फेक्टेड सेल्स है उसके ऊपर या उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो उस केस में ये सेल्स जाएंगी वहां, रिकॉग्नाइज करेंगी मल्टीपल स्टेप से, और जैसे ही रिकॉग्निशन हो जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी कि भाई ये सेल्स इन्फेक्टेड है, उसके बाद अपने अंदर भरे बमों को वहां उछाल देंगी और उसके बाद उस सेल्स को मार देंगे। मल्टीपल मैकेनिज्म है, हम आगे बात कर रहे हैं कि करके। तो यहां तक की बात क्लियर है ना, यहां तक की बात क्लियर है ना कि सीटीएल्स, एनकेटी सेल्स एंड एनके सेल परफॉर्म सेल अपोप्टोसिस या इंश्योर करते हैं क्या, पैथोजन अफेक्टेड सेल्स की अपोप्टोसिस या किसी भी पैथोजेनिक की अपोप्टोसिस। कोई भी पैथोजन अगर एक्स्ट्रा साइटोसोलिक है या सेल से बाहर पाया जा रहा है, तो उसकी भी जो डेथ है या अपोप्टोसिस है, इंश्योर कौन करवाएगा, यही सेल्स इंश्योर करवाती है। ठीक है भाई, क्रिस्टल क्लियर है ना, हाँ बस गुड। चलो भाई आगे बात करते हैं। यहां से कुछ की पॉइंट मिलने वाले हैं, यहां से कुछ की पॉइंट मिलने वाले हैं। तो यहां पर तुम्हें एक छोटी सी टेबल नोट करनी, जितना मैं बोल रहा हूं उतना नोट करके चलना, आगे समझ आ जाएगा कि कितना रटना है। लेकिन अभी क्या नोट करना है कि अगर हम सीटीएल की बात करें, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करें, तो इनके अंदर क्या होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है इनके अंदर, परफोरिन्स है और ग्रेनुलोजाइम है। नोट कर लो, अभी आगे बात कर रहा हूं इनके बारे में, आगे बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ आईएफएन गामा है, टीएनएफ है, फैज लिगेंड है। तो अभी क्या नोट करना है, ये आईएफएन गामा का भी सिक्रीशन कराता है। याद है कोई और सेल्स जो आईएफएन गामा का सिक्रीशन कराता है? और आईएफएन गामा का एक फंक्शन अगर तुम लोगों को याद हो, इतने दिन इम्यूनोलॉजी पढ़ते पढ़ते हो गया, आईएफएन गामा का एक फंक्शन जो तुम लोगों को याद हो, कोई बात नहीं कैमेलिया, बोलो भाई, आईएफएन गामा का एक फंक्शन जो तुम लोगों को याद हो, बोलो बोलो। आईएफएन गामा का एक फंक्शन जो तुम लोगों को याद हो, और कौन सी एक और सेल्स है जो आईएफएन गामा का सिक्रीशन कराती है? नहीं याद आ रहा है ना? बहुत हल्के में ले लेते हो ना इम्यूनोलॉजी को, पढ़ना तो है ही नहीं। इम्यूनोलॉजी से क्या करना, बड़ी बड़ी यूनिट पकड़ लेते हो, छोटी छोटी छोड़ देते हो, है ना भाई? याद है TH1 रिस्पॉन्स, TH1 रिस्पॉन्स याद है? और वो TH1 आईएफएन गामा का सिक्रीशन कराती थी, TNF का सिक्रीशन कराती थी, और क्या करती थी, फैगोसाइटोसिस को इनहेंस कराती थी, एपीसीज के फंक्शन को इनहेंस कराती थी। याद है? नहीं याद है, मतलब जो तुक्का भी चला वो भी गलत है ना। आईएफएन गामा की बात कर रहा हूं, याद है या नहीं याद है? आईएफएन गामा अभी भी नहीं याद आ रहा है? TH1 सेल सिक्रीट कराती है और एपीसीज के फंक्शन को इनहेंस करता है आईएफएन गामा। तुम वायरल से बाहर मत आना श्रव्या, है? अभी भी लोगों को याद नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, जबकि अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने टी सेल्स पे एक पॉइंटर लिया हुआ और वहां पर टारगेट कराया था, भाई ये टेबल रट्टा मार लेना, और ये इंश्योर कर रहा है कि तुम लोगों ने अभी तक रट्टा नहीं मारा। जब एग्जाम में एक आध क्वेश्चन छोड़ के आओगे तब पछताओगे, काश हमने 10 मिनट दे दिया होता इस टेबल को, है ना? काश 10 मिनट दे दिया होता इस टेबल को और मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते, तब पछताओगे, याद रखना। है ना? चलो भाई, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है लर्न करना है या नहीं करना। मैंने बोला था वो टेबल रट्टा मार लेना, और आईएफएन गामा के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला था भाई रट लो, ये एपीसीज के फंक्शन को इनहेंस करवाता है। दूसरी सेल्स तुम्हें देखने को मिली जो आईएफएन गामा का सिक्रीशन कराती है TH1 के बाद, कौन सी? सीटीएल सेल्स। नोट करके रखना, नोट करके रखना, ठीक। इसके साथ साथ एनकेटी सेल्स की बात करें, ये भी आईएफएन गामा का सिक्रीशन कराती है, इंटरल्यूकिन 4 का। अभी इंटरल्यूकिन 4 बोलूंगा तुम लोग फिर से डिसअपॉइंट करोगे, दैट्स वाई मैं पूछूंगा नहीं। ये सिक्रीट कराता है TH2 सेल्स, तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो भाई। इसके साथ साथ
GM-CSF शायद नाम सुना हो कभी बचपन में, है ना। ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइट जो सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इंटरल्यूकिन 2 TNF ये सिक्रीट कराता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, एपोप्टोसिस को इंश्योर कराएगा सामने वाली सेल्स को। इसके साथ साथ एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक से मतलब एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, देखो भाई, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगभग सब सेम है, दिख रहा है। फंक्शन करने का तरीका जरूर अलग अलग है, लेकिन जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सेम है इन द केस ऑफ टी सेल्स एंड एनके सेल्स। दोनों का जो बनती हैं वो दोनों लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स हैं, और ये भी लिम्फोइड से ही बन रही होती है। तो बेसिकली ये सभी लिम्फोइड से ही है, लेकिन टीसी सेल्स और एनके सेल्स के इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल सेम है। डन। दोनों के बीच में बिल्कुल सिमिलरिटी है। फंक्शन रिकॉग्निशन का तरीका अलग अलग है, रिकॉग्नाइज अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो इनके अंदर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, जो आगे के फंक्शन करने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम हो जाता है। रिकॉग्निशन को अगर छोड़ दें तो बाद में दोनों एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डन। परफोरिन अभी आगे बात करो, परफोरिन के बारे में आगे बात करो, डोंट वरी। हाँ, ग्रेंजाइम अभी आगे बात करो, इन सभी के बारे में आगे बात करो। ग्रेंजाइम बेसिकली क्या होता है, सराइन प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन को सराइन रेजिड्यू पर से कट करते हैं। आगे बात करो, छोड़ के रखो। अब इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। इसके साथ साथ जो इफेक्टर सीटीएल्स है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज क्या करता है, नोट करो, नोट करो, क्या रिकॉग्नाइज करता है, क्लास 1 मॉलिक्यूल एंटीजन कॉम्प्लेक्स ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स। अगर कोई सेल्स वायरस से इंफेक्टेड है, उसके ऊपर क्या होगा, MHC मॉलिक्यूल होगा, और MHC1 मॉलिक्यूल विद एंटीजन होगा, और इसी को रिकॉग्नाइज करता है टी सेल्स, टीसी सेल्स। और जब इन दोनों का रिकॉग्निशन होता है, इसके बाद टीसी सेल्स इस सेल्स की एपोप्टोसिस इंश्योर करवा देता है। तो रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, यहां पर MHC1 का रोल होता है। MHC1 एंटीजन से बाइंड है, उसको जाके टीसी सेल रिकॉग्नाइज करेगा, टीसी सेल जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा वैसे ही उस सेल्स की एपोप्टोसिस को इंश्योर कर देगा। इतनी बात समझ आई। तो effector CTLs recognize class 1 MHC molecule complex on specific target cells in the periphery, an event that ultimately induce the destruction of target cells. Done. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हवा में पॉइंट तो नहीं जा रहे हैं। डन। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो देखो भाई, यहां पर जो सीटीएल सेल का फंक्शन करने का तरीका है वो लगभग सीक्वेंशियल भी हो सकता है और एक टाइम पर भी हो सकता है। जैसे अगर हम सीटीएल के फंक्शन को देखने जाएं, टीसी सेल्स के फंक्शन को देखने जाएं, तो अगर कोई पैथोजन है, कोई मैक्रोफाजेस अगर बात करें, डेंड्राइटिक सेल्स है, उसके अंदर क्या है, पैथोजन था। पैथोजन को उसने इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद प्रोसेस कराया, प्रोसेस कराने के बाद उसने क्या किया, MHC2 द्वारा एंटीजन को रिप्रेजेंट करा दिया। क्लास 2 मॉलिक्यूल ने क्या कराया, एंटीजन को रिप्रेजेंट करा दिया। अब क्लास 2 रिप्रेजेंट कराएगा तो याद रखना हमेशा किसको रिप्रेजेंट कराएगा, किसको रिप्रेजेंट कराएगा, टीएस सेल्स को। और वो टीएस सेल्स बाद में TH1 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पैथोजन इंटरसेलुलर होगा, या TH1 में हो जाएगी या T17 में हो जाएगी। दो तरह के देखने को मिलेंगे। इसके बाद याद रखना CTL फॉर्मेशन के लिए TH1 एंड TH17 का रोल होता है, याद रहेगा। कौन कौन सी टीएस सेल्स में, TH1 एंड TH17 इनका रोल होता है CTL एक्टिविटी के लिए। टीएस सेल्स में भी कौन सी, TH1 एंड TH17। और ये क्या करेंगे, कुछ साइटोकाइन रिलीज करा के सीक्वेंशियली लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे किसको, टीसी सेल्स को। टीसी सेल्स भी सेम उसके पास आएगी और उससे इंटरेक्ट होके, MHC1 से इंटरेक्ट होके उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, CTL का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बात समझ आई या नहीं आई। मैंने बोला कि कोई भी अगर मैक्रोफाजेस है, कोई भी एपीसीज है, उसने एंटीजन को इनगल्फ कराया, इनगल्फ कराने के बाद क्या कराया, MHC2 के थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट कराया। एंटीजन जैसे ही प्रेजेंट हुआ वहां पर टीएस सेल्स आई, टीएस सेल्स
रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या किया उसने, TH1 या T17 का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब उसके बाद उन सेल्स ने क्या किया, लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, माइक्रोफेजेस को भी, मतलब एपीसीज को भी, और वहां पर किसको बुलाया, टीसी सेल्स को बुलाया। टीसी सेल्स भी अब MHC1 द्वारा एंटीजन जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद वो इफेक्टर सीटीएल में बन जाएगा। पहले क्या था, प्रोजेनेटर सीटीएल था, अभी वो इफेक्टर सीटीएल बन गया। इफेक्टर सीटीएल और प्रोजेनेटर सेल में बस बेसिकली डिफरेंस इतना ही होता है कि इफेक्टर के पास क्या आ जाता है, ग्रेनोजाइम आ जाते हैं, इसके साथ परफोरिन आ जाते हैं, लेकिन ये इसके पास, प्रोजेनेटर के पास पहले से नहीं होते, पहले से नहीं होता, लेकिन ये बाद में जब सिग्नलिंग कैस्केजेस एक्टिवेट होते हैं तब जाके परफोरिन और ग्रेनजाइम का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो बोलो, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? गुड, चलो भाई। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या, यहां सीक्वेंशियल था ना, पहले टीएच आ रहा है उसके बाद टीसी आ रहा है। दूसरा तरीका क्या, यहां पर स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, दोनों एक साथ बाइंड कर जाएंगे, दोनों एक साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहां पर सीधे से सीटीएल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां एक बात और नोटिस करने वाली, इस पर ज्यादा और कुछ ध्यान नहीं देना, यहां पर जो इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा देखने को मिल रहा है, अभी पीछे वाले में भी देखा होगा कौन सा, थोड़ा सा इन फिगर्स को ध्यान से देखा करो। यहां पर जो इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है तुम्हें, कौन सा दिख रहा है? यहां साइटोकाइंस का नाम मेंशन नहीं करा है, लेकिन ये ऑटोक्राइन, कल कोई ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में कोई पूछ रहा था कि जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए जस्ताकाइन सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शायद याद होगा, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने रिस्पॉन्स भी किया था भाई नहीं, कि टी सेल्स एक्टिवेशन ऑटोक्राइन के थ्रू होता है। वो भी ऑटोक्राइन कौन सा, इंटरल्यूकिन 2 या कोई और भी हो सकता है, वो खुद सिक्रीट करते हैं और खुद को ही एक्टिवेट करा लेते हैं। तो यहां पे जो टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है वो ऑटोक्राइन के थ्रू होता है, ना कि जस्ताकाइन के थ्रू। याद रहेगा ना, छोटी छोटी गलतियां ना हमसे क्वेश्चन गलत करवा देती है, वहां पर वो गलत करके आया होगा ना, तो ये चीजें नोट करके चलो अभी से, ये बातें नोट करके चलो ताकि तुमसे गलतियां ना हो, अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुमसे कोई दिक्कत ना हो। तो यहां कौन इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली बात आती है कि इंटरल्यूकिन 2 का फंक्शन क्या, क्योंकि हम टीएलआर एमएससी का इंटरेक्शन देख रहे हैं, हम को रिसेप्टर का इंटरेक्शन देख रहे हैं, पता होगा कि ये फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ ये जो इंटरल्यूकिन 2 है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, interaction of interleukin 2 with high affinity of interleukin 2 receptors in resulting in the proliferation and differentiation of antigen activated CTLP। CTLP का मतलब अभी भी ये CTL की प्रोजेनिटर्स है, और इसके बाद जैसे ही इसका इंटरेक्शन आएगा CTLP इफेक्टर CTL में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखना इंटरल्यूकिन 2 क्या काम करवा रहा है, CTLP को CTL ई में कन्वर्ट करा रहा है। इसके बीच में मल्टीपल स्टेप होते हैं जहां पर हाइड्रोलिसिस एंजाइम फॉर्म होते हैं, परफोरिन फॉर्म होते हैं, और कुल मिला के वो फंक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाती है या रेडी हो जाती है आगे के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इंटरल्यूकिन 2। याद रहेगा, याद रहेगा क्यों भाई, याद रहेगा। बोल दो भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद किस ऑफ डेथ होता है। किस ऑफ डेथ का मतलब टू साइटोटॉक्सिक T lymphocyte bind to the tumor specific antigen on the surface of cancer cells and induces apoptosis। बात क्लियर है, किसी भी सेल्स के अंदर अगर मतलब कैंसर कॉज कराने वाले वो मतलब प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं या कैंसर हो चुका है उस सेल्स में, वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है, तो उस केस में कौन जाएगा, वहां पर सीटीएल सेल्स जाएंगे और वहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई यहां पर एबनॉर्मलिटी है, और उसको उसके पास जाके बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करने को ही क्या बोलते, किस। और किस जैसे ही हुई उसके बाद इसकी डेथ इंश्योर हो जाती है। तो जैसे ही सीटीएल बाइंड करता है उसे बोलते हैं किस, और जैसे ही बाइंड करेगा उसके बाद क्या इंश्योर कर देगा, उसकी डेथ। तो किस ऑफ डेथ बोलते हैं इस बाइंडिंग को, क्या बोलते हैं, किस ऑफ डेथ।
डन। तो कुल मिला के कोई भी एंटीजन या कोई भी सीटीएल किसी भी ट्यूमर कॉजिंग सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, उससे बाइंड करता है, उसकी डेथ को इंश्योर कराता है। इसी को क्या बोलते हैं? किस ऑफ डेथ। याद रखना, किस ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स, किस ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स सीटीएल या टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। याद रखना, जैसे ही किस ऑफ डेथ होगा मतलब बाइंडिंग होगी, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? सीटीएल ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग, क्या कंटेन कर ले? ग्रेंजाइम एंड परफोरिन आर ब्रॉट टू द साइट ऑफ इंफेक्शन बिटवीन किलर एंड टारगेट। अब जैसे ही आएंगे उसके बाद ये रिलीज कराएंगे। क्या रिलीज कराएंगे? ग्रेनोजाइम। ग्रेंजाइम क्या करता है? ये सराइन प्रोटीज है जो सराइन रेजिड्यू पे मल्टीपल प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, परफोरिन। परफोरिन होमोलॉगस होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C9 के। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C9 क्या करता है? मैक का फॉर्मेशन करता है ना भाई, मैक फॉर्मेशन करता है ना। और ऐसे ये भी किसी भी पैथोजेनिक सेल्स पे होल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि यहां दिख रहा होगा। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिखेगा दिख रहा है, ये होल कॉज हो रहा है ना। तो जब भी सीटीएल सेल्स जाती है, सीटीएल क्या छोड़ देती है? वहां पर छोड़ देती है परफोरिन, और परफोरिन जाके यहां पॉलीमराइज होते हैं, करके पॉलीमराइज होते हैं। उसके बाद क्या बना देते हैं? एक होल कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाता है। याद होगा तुम लोगों को कि सेल्स के अंदर कुछ और होता है, सेल्स के बाहर कुछ और होता है। सोडियम की कंसंट्रेशन कुछ और, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कुछ और जैसे ये होल कॉज हो जाता है तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? सेल की डेथ हो जाती है, सेल की इमीडिएट डेथ हो जाती है। तो यहां पर C9 प्रोटीन एज अ होमोलॉगस परफोरिन क्या है? होमोलॉगस है C9 की, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। वहां पर भी ये मैक बनाती है और यहां पर ये होल बनाती है। बस इसके होल में और उसके होल में एक डिफरेंस। क्या डिफरेंस? याद रखना, उसमें भी एम्फीफैटिक डोमेन होता है। याद होगा, एम्फीफैटिक का मतलब जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों रेजिड्यू एक टाइम पर पाए जा रहे हो, ताकि वो नॉन पोलर से भी इंटरेक्ट कर पाए, पोलर से भी इंटरेक्ट कर पाए। और इस एक्टिविटी के लिए कैल्शियम आयन की प्रेजेंस जरूरी होती है। मतलब कभी भी परफोरिन जाके होल कॉज कर रहे हैं तो वहां पर कैल्शियम आयन होने चाहिए, तभी ये एक्टिविटी परफॉर्म होती। दो बातें नोट करने को बोली। पहली बात, इसके पास एम्फीपैथिक डोमेन है। दूसरी बात, इस एक्टिविटी के लिए कैल्शियम आयन की प्रेजेंस जरूरी है। दूसरी बात, ये जो होल बनाता है वो 5 से लेके 20 नैनोमीटर का बनाता है। याद है किसी को कि C9 कितना बनाता था? याद है या नहीं याद है? क्यों भाई? C9 कितना बनाता था? कितना होल बना देता था सेल्स के अंदर? किसी को याद है? C9 का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो होल कितना बड़ा हो जाता है? बोलो भाई, बड़ी गंदी आदतें हैं, तुम लोग रिवीजन नहीं करते। याद होगा कितना बोला था? 7 to 10। अगर एंगस्ट्रॉम में देखने जाओगे तो उसी को 70 to 100 बोल देते थे। याद है? एंगस्ट्रॉम में ना, गुड, 70 to 100 एंगस्ट्रॉम कॉज करता था। यहां पर कितना देखने को मिला एंगस्ट्रॉम में? अगर देखोगे तो ये 50 to 200 बना देता है, होल बना देता है। डन? हाँ, एंगस्ट्रॉम में ना, तो अगर इसे भी एंगस्ट्रॉम में बदल दोगे तो यहां पर भी तो कितना देखने को मिलेगा? 50 to 200 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नोट कर लिया? हाँ, गुड। ये टेबल 2 बार CSIR ने एज इट इज रिपीट की है। अगर कोई सेल्स वायरस इन्फेक्टेड हो जाए तो पहले किसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद किसका रिस्पॉन्स आएगा, और उसके बाद किसका रिस्पॉन्स आएगा। तो मल्टीपल टाइम 2 बार, तो अभी एक रिसेंट बार पूछा, एक शायद 2018-19 में पूछा था। और यहां पर वो कुछ नहीं लिखते, वहां पर वो अल्फाबेट लिख देते हैं ABCD, या इस टाइप में पूछ लेते हैं कि भाई पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। इस टाइप में क्वेश्चन बनते रहे।
तो अगर हम बात करें कोई भी सेल्स अगर वायरस इंफेक्टेड है तो वहां सिग्नलिंग कैस्केजेस एक्टिवेट होते हैं, और सिग्नलिंग कैस्केज एक्टिवेट होने के बाद जो पहला लिगेंड आता है वो अल्फा और बीटा होते हैं। आईएफएन अल्फा और आईएफएन बीटा सिक्रीट कराते हैं टीएलआर के थ्रू, याद होगा टीएलआर सिग्नलिंग रन होती है। टीएलआर सिग्नलिंग रन होने के बाद कुल मिला के इंड प्रोडक्ट क्या बनता था, आईएफएन अल्फा और बीटा। याद है किसी को नहीं याद है? अल्फा और बीटा का फॉर्मेशन होता है बाय द टीएलआर सिग्नलिंग, और जैसे ही टीएलआर सिग्नलिंग के थ्रू अल्फा और बीटा का सिग्नलिंग मतलब सिंथेसिस होता है, वो एंटीवायरल एक्टिविटी देते हैं। अल्फा और बीटा क्या करते हैं, एंटीवायरल एक्टिविटी देते हैं। हाँ ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इनकी एक्टिविटी आएगी वैसे ही एनके सेल्स एक्टिवेट होती है। तो पहली सिक्रीशन किसका होता है, अल्फा और बीटा का। इसके बाद एनके सेल फंक्शन परफॉर्म करती है, और सबसे बाद में आती है टीसी सेल्स। याद रहेगी सीरीज, याद रहेगी सीरीज। तो पहले अल्फा बीटा का फंक्शन, अल्फा बीटा एनके सेल्स का फंक्शन इंश्योर करते हैं, एनके सेल्स का फंक्शन इंश्योर करने के बाद हमें टीसी सेल्स का फंक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें ये, तुम्हें पता ही होगा, ये एडॉप्टिविटी का पार्ट है, और थोड़ा जब MHC1 से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तभी ये एक्टिवेट होती है। तो कोई कोई वायरस तो ऐसे भी आते हैं कि वो MHC1 से एंटीजन को आने ही नहीं देते, तो उसके लिए केवल एनके सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी एपोप्टोसिस को इंश्योर करने के लिए। बात क्लियर है? तो पहले अल्फा बीटा का फंक्शन आता है, उसके बाद एनके सेल्स का फंक्शन आता है, और सबसे लास्ट में टीसी सेल्स का फंक्शन आता है उसकी एपोप्टोसिस इंश्योर करने के लिए। डन? ये एज इट इज 2 बार सीएसआईआर ने क्वेश्चन पूछा, रिपीट नहीं करता सीएसआईआर, लेकिन सीएसआईआर ने भी इस फिगर को ही 2 बार रिपीट किया है। ये क्यूबे का फिगर है, और इस फिगर को ही रिपीट करके 4 नंबर में 2 बार क्वेश्चन दिए, बस जिसमें सीरीज बदल दी कि एक ही जगह उन्होंने पहले एनके सेल लिख दिया, फिर बीटा गामा लिख दिया, फिर सीटीएल लिख दिया, फिर इसी हिसाब से उन्होंने टाइम मतलब सीरीज बदल बदल के क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात क्लियर है? तो मैं इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी बताता हूं, क्या कि याद रखा करो, इननेट का फंक्शन पहले आता है और एडॉप्टिव का फंक्शन बाद में आता है। इतना तो पता ही होगा बचपन से ही, है ना भाई? इननेट का फंक्शन पहले आता है और एडॉप्टिव का फंक्शन बाद में आता है, ये तो बात तो पता ही होगी। और इससे पहले इननेट को भी एक्टिवेट कराने के लिए हम साइटोकाइन देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। कोई भी सेल्स अगर एक्टिवेट हो रही है तो उसके लिए साइटोकाइन जरूरी होता है ना, याद होगा न्यूट्रोफिल्स आती थी, न्यूट्रोफिल्स आने के बाद मल्टीपल टाइप के साइटोकाइन सिक्रीट करा के मल्टीपल सेल्स को बुलाती थी, तो वहां पर भी साइटोकाइन। तो सबसे पहले काम कौन करता है? साइटोकाइन। जिस भी सेल्स में इन्फेक्शन होता है वो साइटोकाइन रिलीज कराता है, और उसके बाद इननेट सेल्स आएंगे, और इननेट के बाद एडॉप्टिव आएगी। तो यहां पर इननेट थी एनके और एडॉप्टिव था टीसी सेल्स। क्लियर? तो अगर वायरस आ रहा है तो पहले किसका फंक्शन? अल्फा बीटा का, उसके बाद एनके सेल्स का, और देन टीसी सेल्स का फंक्शन आता है। ऐसा नहीं कि टीसी सेल भागी भागी चली जाती, पहले ही कहती हम ही निपटा देंगे, काहे तुम लोग परेशान हो रहे हो, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? ऐसा नहीं होता ना यहां पर। यहां तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलता है कि भाई तुम्हारा काम है, पहले तुम निपटो, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तब देखा जाएगा। डन? क्यों भाई? चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और नोट करनी, क्या कि ह्यूमन एनके सेल्स की अगर बात करें, एक्सप्रेस एनके इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, इसके साथ साथ यहां आईएफएन गामा नोट कर लेना, अगर पीपीटी में नहीं गया तो एक बार नोट कर लेना। यहां कौन सा रिसेप्टर की बात करें? एफसी गामा R3 की बात करें, ठीक है। एक बात और, ह्यूमन एनके सेल्स के पास एनके 1.1 नहीं होता। नॉर्मली हम एनके 1.1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के एनके सेल्स की कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमन के पास कौन सा मार्कर नहीं होता? एनके 1.1, और इसकी जगह क्या पाया जाता? CD56। इसीलिए ह्यूमन में हम CD56 के थ्रू ही एनके सेल्स की मतलब का पता लगाते हैं, ठीक है। which varies in intensity dependent on the maturation and activity state of NK cells। तो कुल मिला के जो ह्यूमन के केस में है वो उसका मार्कर क्या होगा? CD56 मार्कर जरूर याद रखना। जैसे बहुत सारे मार्कर याद रखते हो वैसे एनके सेल्स का भी मार्कर याद रखना, और ह्यूमन के केस में एनके सेल्स का मार्कर होता है CD56। CD56 के थ्रू एनके सेल्स रिकॉग्नाइज की जाती है कि भाई ब्लड में एनके सेल्स है या नहीं है, कितनी है, ये इसी मार्कर के थ्रू देखा जाता है। डन? क्यों भाई? क्लियर है ना? चलो भाई आगे बात करते हैं।
इसके बाद मिसिंग सेल्फ मॉडल, जिसके थ्रू एनके सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या देखता है कि किसी सेल्स के ऊपर सारी प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। तो बेसिकली वो क्या देख रहा होता है, जिस भी सेल्स के ऊपर नॉर्मल प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं पाई जा रही है, उसी में क्या बोलेंगे, मिसिंग सेल्फ। वहां मिसिंग होगा ना कुछ सेल्फ प्रोटीन जब मिसिंग होगी तब एनके सेल्स रिकॉग्नाइज करता है कि भाई यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एनके सेल्स रिकॉग्नाइज कैसे करता है, एनके सेल्स अगर किसी सेल्स के पास जा रहा है, उसके पास MHC1 प्रॉपर्ली था, तो MHC1 और एनके सेल्स के रिसेप्टर में इंटरेक्शन होगा और इस केस में एनके सेल्स इनबिट हो जाएगी और नो किलिंग ऑफ दैट सेल। तो MHC1 इनबिट करता है एनके सेल्स के फंक्शन को। अगर किसी भी सेल्स के ऊपर MHC1 प्रॉपर्ली पाया जा रहा है तो एनके सेल्स फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि MHC1 एनके सेल्स के फंक्शन को इनबिट करा देता है। लेकिन अगर एनके सेल्स गया और किसी सेल्स के ऊपर MHC1 नहीं पाया जा रहा है, या वहां वायरस इन्फेक्टेड था क्योंकि MHC1 इसीलिए नहीं आ रहा था, तो वहां पर अब एनके सेल्स को इनबिट करने वाला कोई रहा नहीं, और जब कोई रहा नहीं तो एनके सेल्स ने उस सेल्स को मार दिया, किल करा दिया। तो कुल मिला के यहां मिसिंग सेल्फ देख रहा होता है, जिस भी सेल्स पे मिसिंग होता है कुछ या सेल्फ प्रोटीन मिसिंग होती है, उस सेल्स की एपोप्टोसिस इंश्योर करना, और जिस सेल पे सब कुछ नॉर्मल प्रोटीन पाए जा रहे हैं तो उसको छोड़ के चले जाना। वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता डायरेक्टली, वो सेल्फ प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। एनके सेल्स कभी भी डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो सेल्फ प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। अगर सेल्फ सही से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेल्स में दिक्कत है, सेल्फ प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं पाई जा रही है, MHC1 प्रॉपर्ली नहीं पाया जा रहा, तो उस केस में एनके सेल्स उस सेल्स की एपोप्टोसिस करवा देगा। डन? इतनी बात क्लियर है? तो सीधा सा एक लाइन नोट किया होगा क्या, MHC1 कैन इनबिट एनके सेल्स फंक्शन। जब तक किसी सेल्स के ऊपर MHC1 प्रॉपर्ली पाया जाएगा, चाहे एंटीजन से बाइंड हो या ना बाइंड हो, कुल मिला के MHC1 पाया जाना चाहिए, तब तक एनके सेल्स फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। वैसे ये टेबल थोड़ी डिटेल हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम अगर 2 वर्ड याद कर लो और शायद तुम्हें 2 नंबर मिल जाए, तो थोड़ा सा बस याद रखना है। क्या याद करना है कि यहां पर 2 रिसेप्टर, कौन कौन से, NKG2D और नेचुरल साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट कराते हैं एनके सेल्स के फंक्शन को। और KIR और Ly49, ये दोनों सेल्स क्या कराते हैं, ये दोनों रिसेप्टर क्या कराते हैं, एनके सेल्स के फंक्शन को इनबिट कराते हैं। बस इतना याद कर लो, लिगेंड भी याद करने की जरूरत नहीं। याद रखना इनबिशन तो पता ही होगा, MHC के थ्रू होता है, तो इसका इन दोनों के लिए लिगेंड कौन हो जाएगा, MHC1 हो जाएगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया? केवल क्या बोला, ये दोनों रिसेप्टर नोट कर लो, ये क्या करते हैं, MHC1 को, सॉरी, एनके सेल्स को इनबिट कराते, नहीं एक्टिवेट कराते हैं, और ये दोनों रिसेप्टर क्या कराते हैं, MHC1 सॉरी एनके सेल्स के फंक्शन को इनबिट कराते हैं। तो ये दोनों एक्टिवेट और ये दोनों इनबिट कराते हैं। इतना नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? और जब भी एनके सेल्स एक्टिवेट होती है तो उसमें मिसिंग MHC1 का रोल होता है, और जब भी कोई एनके सेल्स इनबिट होती है तो वहां पर एब्सेंस ऑफ MHC1 का रोल होता है। दैट्स वाई जहां पर भी इनबिट हो रहा है वहां पर उनके लिगेंड हमेशा MHC1 ही है। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिला पहले वाले के साथ, यहां लिगेंड तो MHC1 क्लास 1 है, लेकिन ये क्या करा रहा है, ये एक्टिवेट करा रहा है। थोड़ा सा याद रख लेना, हमेशा नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम जरूर वो एक्टिवेट करा लेगा। ठीक है? एनके सेल्स और टी सेल्स दोनों के फंक्शन को मिमिक करता है, दोनों के फंक्शन की तरह काम करता है, दोनों सेल्स के फंक्शन की मतलब दोनों सेल्स की तरह काम करता है। एनकेटी सेल्स पे मार्कर एनके सेल्स जैसे होते हैं लेकिन रिसेप्टर TCR जैसा होता है, लेकिन कम डाइवर्स TCR होता है इनका। तो एनकेटी सेल्स नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि एनके और टी सेल्स के इसमें दोनों के मिले जुले फंक्शन थे। हैव characteristic common both T lymphocyte and NK cells most expression and invariant TCR and marker common NK cell। तो कुल मिला के मार्कर NK सेल्स की तरह थे, और TCR कैसा पाया जा रहा है, जैसा कि TC सेल्स के पास होता है, T सेल्स के पास होता है, TCR T सेल्स के पास होता है ना। तो दोनों के फंक्शन को मिमिक करता है, दोनों के फंक्शन की तरह काम करता है, दोनों जैसे काम करते हैं वो दोनों मिला के ये काम कर लेता है। ठीक है? और ये भी क्या है, ये थाइमस में बनता है, याद रखना ये बात। ये कहां बनता है एनकेटी सेल्स, थाइमस में बनता है, और लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स है। डन?
एक बात और, यहां से एक बात और नोट करनी है। क्या नोट करनी है कि द टीसीआर जो एनकेटी सेल्स फंक्शन करता है, जैसे अगर हम टी सेल्स के बारे में बात करें, टीएस सेल्स एमएससी थ्रू 2 के थ्रू एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, इतना पता। एमएससी और टीसी सेल्स एमएससी 1 के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करता, लेकिन एनकेटी सेल्स फंक्शन परफॉर्म करता है CD1। याद है किसी को ये नाम CD1? कभी नाम सुना था CD1? डी को छोड़ देते हैं, बताओ CD1 का नाम कहीं सुना है? CD1 का नाम कहीं सुना है? कहां सुना है CD1 का नाम? बाकी एनके सेल्स का तो पता ही है, मिसिंग MSC1 या प्रेजेंस ऑफ MSC1 के थ्रू फंक्शन करता है। तो एनके सेल्स तो छोड़ ही देते हैं, टीसी सेल्स भी याद है, टीएस सेल्स भी याद है, लेकिन क्या याद नहीं होगा तुम लोगों को भाई? CD1 याद है? कहां सुना था इसका नाम? बोल दो, इतना याद होता तो बात ही अलग होती ना। है ना भाई? बोल दो, इतना याद होता तो बात ही अलग हो जाती ना। ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करवाने के लिए हेल्प करता है। MSC1 MSC2 की तरफ फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये लिपिड एंटीजन को रिप्रेजेंट कराता है। याद होगा मैंने MSC में बताया था, जिसने भी मेरा MSC का लेक्चर लिया होगा, मेरा लास्ट पॉइंट यहीं पे खत्म हुआ था। मैंने CD1 के फंक्शन के बारे में बताया था कि इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, फंक्शन किसकी तरह होता है। ये स्ट्रक्चर इसका MSC1 की तरह होता है, फंक्शन ये MSC2 की तरह परफॉर्म करता है, और ये लिपिड वाले या ग्लाइकोलिपिड वाले एंटीजन को रिप्रेजेंट कराता है। याद है? हाँ, लिपिड एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है, और क्या काम करता है? इसका फंक्शन करने का तरीका MSC2 की तरह, और स्ट्रक्चर इसका MSC1 की तरह होता है। बिल्कुल स्ट्रक्चर MSC1 की तरह होता है। और मैंने बोला था ये डीबीटी में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। CD1 का फंक्शन, CD1 का फंक्शन याद रखना, फिर से याद करवा रहा हूं मैं। CD1 का फंक्शन अभी अभी MSC का मैंने पॉइंट लिया था, उसमें भी बात की थी मैंने, ठीक है ना भाई? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, CD1 का फंक्शन मत भूलना। CD1 क्या करता है? लिपिड एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है, इसका स्ट्रक्चर MSC1 की तरह और फंक्शन करने का तरीका MSC2 की तरह होता है। बस इतना याद करने को बोला था, और कुछ याद करना नहीं इसके बारे में। डन। फंक्शन का मतलब ये बाहर वाले एंटीजन को रिप्रेजेंट कराता है, और स्ट्रक्चर का मतलब इसमें β2 माइक्रोग्लोबुलिन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और अल्फा चेन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। दैट्स वाई MSC1 की तरह स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन करने का तरीका MSC2 की तरह होता है, और ये लिपिड एंटीजन को रिप्रेजेंट कराता है। नॉट फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए ऑलरेडी है MSC1 और MSC2, लेकिन जो लिपिड एंटीजन है उनको प्रेजेंट कराने का काम CD1 करता है। डन। याद रखना। और यहां पर एक यूनिक पॉइंट क्या, कि यहां पर जो CD1 के थ्रू एंटीजन प्रेजेंट कराए जाते हैं उनकी किलिंग कौन कराता है? NKT कराते हैं। डन। ये एक नया पॉइंट है जो नोट करना, याद रखना है हमेशा। जो CD1 जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो NKT सेल्स को एक्टिवेट करा के फंक्शन परफॉर्म करता है। NKT सेल्स के को एक्टिवेट कराता है, दैट्स वाई वो उस सेल्स की एपोप्टोसिस इंश्योर करवा पाता है जहां पर इंफेक्शन होता है या जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही होती है। डन। क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके, चलो बात क्लियर है। चलो भाई, शायद लास्ट पॉइंट होगा, एक बार देख लेते हैं। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू सो मच। कल से मैम मिलेंगे पॉइंटर के साथ। थैंक यू।